तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत आपके अपने चैनल स्टडी लॉजिकल में। आज एक बार फिर हम शुरू कर रहे हैं अपना नया चैप्टर। गर्मियों की छुट्टियां बीत चुकी हैं। 1 जुलाई आज का दिन और आज हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री। फ्रेंड्स, गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई हैं सबके लिए, लेकिन लॉजिकल्स, जैसा कि मैं बोलता हूं स्टडी लॉजिकल के देखने वालों को, इसको फॉलो करने वालों को, वी ऑल आर लॉजिकल्स बिकॉज हम तर्क से सोचते हैं, लॉजिक की मानते हैं। बिना लॉजिक के हमें समझ में नहीं आता, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है। तो बात यहां पे ये है कि हमारे लिए छुट्टियां अभी खत्म नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि हम 10th क्लास को टारगेट कर रहे हैं और बोर्ड्स अभी बहुत दूर है, नदिया के पार। तो अभी हाल फिलहाल के लिए हम जो पढ़ेंगे बिल्कुल अपनी स्पीड से पढ़ेंगे, और अगर अभी से आप पढ़ते रहे इस तरीके से जैसा मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो फ्रेंड्स आपके लगभग 5 से 6 रिवीजन तो बड़े आराम से हो जाएंगे। और 5 से 6 रिवीजन का आपको मतलब मालूम है कि आप मार्क्स ही नहीं बहुत अच्छे ऑब्टेन करेंगे, बट हर चीज को आप तर्क और लॉजिकली समझेंगे। तो बहुत आसान तरीके से मैं इसको डिकोड करूंगा इस चैप्टर को। ये चैप्टर है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या इसे सिपाही म्यूटिनी, द इंडियन म्यूटिनी, तो रिवोल्ट ऑफ 1857, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। लेकिन देखो, सिपाही म्यूटिनी तो ये थी, सिपाही म्यूटिनी तो ये थी, लेकिन उससे ज्यादा सिपाही म्यूटिनी मतलब जो सिपाहियों में जो एक रिवोल्ट किया, सिपाहियों ने जो रिवोल्ट किया, लेकिन उस रिवोल्ट सिर्फ वो सिपाहियों तक सीमित नहीं था। उसके अलावा बहुत सारे कॉजेस थे। जो प्रेम हमें ब्रिटिशरों से मिला, प्रेम यानी कि P फॉर पॉलिटिकल रीजंस, R फॉर रिलीजियस एंड सोशो कॉजेस, E फॉर इकोनॉमिकल कॉजेस और M फॉर मिलिट्री कॉजेस। ये जो प्रेम रीजन था ना, जो उनकी तरफ से हमें प्रेम मिला, वो जो था वो पूरा समाज और सारी चीजें जो थी वो अपराइज हुई। लेकिन हाँ, क्योंकि सिपाहियों ने किया था तो इसे सिपाही म्यूटिनी वगैरह भी बोल दिया था। कार्ल मार्क्स ने ये टर्म दिया था। वैसे चलिए पॉइंट वाइज इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन समझ ले। बहुत ही छोटा पॉइंट वाइज कर दिया है, 1-2 पॉइंट बस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया की इतना प्रेम दिया कि बाद में इनको यहीं से शुरुआत होकर 1947 में अंत करना पड़ा, जाना पड़ा। ठीक है, किसी को ज्यादा नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। हिंदू मुस्लिम फॉट टुगेदर अगेंस्ट ब्रिटिश, जैसे कि आज के समय में थोड़ा कम्युनल टेंशन चल रही है, बट उस समय हिंदू एंड मुस्लिम दोनों एकता पूर्वक लड़े इनके खिलाफ। बट हुआ क्या, रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि हम फेल हो गए। अब बात करते हैं कॉजेस के बारे में। अच्छा, इस चैप्टर में मैं तुमको सिर्फ कॉजेस पढ़ाऊंगा, छोटे छोटे पार्ट्स करके इस चैप्टर को मैं कंप्लीट करूंगा। 2 या 3 उसमें हो जाएंगे। अगले में ले लूंगा इवेंट्स और कॉजेज ऑफ फेलियर, फिर रिजल्ट ले लूंगा, ठीक है, या देखूंगा मर्ज कर दूंगा, एक ही वीडियो में कर दूंगा, देखते हैं आगे कैसा होता है। तो कॉजेज में तुम क्या पढ़ोगे? प्रेम। क्या पढ़ोगे? प्रेम यानी कि P फॉर पॉलिटिकल कॉज, R फॉर रिलीजियस एंड सोशल कॉजेज, E फॉर इकोनॉमिकल कॉजेज और M फॉर मिलिट्री कॉजेज। ठीक है लॉजिकल्स, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं ऊपर नीचे पढ़ा रहा हूं, मैं पहले मिलिट्री कॉजेस करा रहा हूं, नहीं सॉरी पॉलिटिकल कॉजेस करा रहा हूं, ठीक है। P से पॉलिटिकल, P से प्रेम, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे बीच में होगा, कोई बात नहीं है। हम कर रहे हैं पॉलिटिकल कॉज, ये मैंने इधर लिख दिया पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज में हम पढ़ेंगे टोटल 6 रीजंस। तो पहला पॉलिटिकली मोटिवेटेड कॉज जो हम मिलिट्री में देखते हैं, क्या हुआ? एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आई। अब देखोगे ना, इस पूरे समय में ये जो रिवोल्ट हुआ, ये हुआ क्यों? आज के समय में अगर आप देखो तो हर चीज लॉजिकल आपको लगनी चाहिए। उस समय अंग्रेजों की बहुत सारी चीजें ऐसी थी, बहुत सारी नहीं, बहुत सारी, मोस्ट ऑफ देम, जो कि लॉजिकल नहीं थी, तर्क वाली नहीं थी। आपको आज के उसमें अगर उसे देखोगे, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है भाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में डलहौजी ने ये बोल दिया कि आपका अगर नेचुरल हायर नहीं है, आपकी अगर बायोलॉजिकल औलाद नहीं है और आपने अडॉप्ट किया है किसी के, आपने अडॉप्ट किया है सन आप या चाइल्ड,
बेटा बेटी आपने अगर अडॉप्ट किया है तो वो एडॉप्ट वाला जो आपका हायर है वो नेचुरल हायर नहीं है, इसके तहत वो आगे आपकी राजशाही इनहेरिट नहीं कर सकता, आपकी जायदाद, आपका राजपाट इनहेरिट नहीं कर सकता। क्यों भाई? एक व्यक्ति के 3-4 बच्चे हैं, वो 3 बच्चों को अपने को नहीं समझता कि वो ठीक है, वो एडॉप्टेड वाले को समझता है कि ये मेरा चाइल्ड जो है बेटा बेटी, ये इसको मैं आगे दूंगा सारी चीज, ये जिम्मेदारी से सही करेगा। या किसी के नहीं है, वो एडॉप्टेड सन को करना चाहता है, दिस इज द पर्सनल मैटर, उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन उंगली तो उंगली, ठीक है ना। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, if there is no natural hire of ruler of a dependent state, then the state passes back to English company, ऐसा कहा था डलहौजी ने। वापस चली जाएगी वो राजपाट, किसके पास चला जाएगा? इंग्लिश कंपनी के पास। डलहौजी कब से कब तक? 1846 to 1856। अब यहां पे देखो इसके मेन विक्टिम कौन कौन से राज्य हुए? सतारा, झांसी एंड नागपुर, ठीक है। इसी वजह से दैट इज व्हाई व्हेन किंग ऑफ झांसी डाइड इन 1853 विदाउट चाइल्ड, देन देयर अडॉप्टेड सन आनंद राव, लक्ष्मीबाई जी का बेटे आनंद राव वाजंट रिकॉग्नाइज्ड एज किंग बाय कंपनी। कंपनी ने बोल दिया क्योंकि आपका नेचुरल हायर नहीं है, हम इन्हें राजा नहीं मानेंगे। भाई तुम कौन होते हो? लेकिन ऐसा ही हुआ। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बट इनकी तो मर्जी है। हाँ हम हमारी पार्टी, पार्टी चलाएंगे, हमारी पार्टी में कुछ भी करो, तुमसे मतलब हाँ मर्जी है। Devalued Mughals, the courtesies to Mughals, the discourtesies, देखो devalued Mughals, the discourtesies to Mughal emperor hurted the sentiments, लोगों के सेंटिमेंट। देखो भाई हम भारतीय जो हैं, हम क्या बड़े वफादार होते हैं, वफादार हैं, ठीक है। उन्होंने हम पे रूल किया, लेकिन ना हम बेइज्जती अपने शासक की, जरा हमें मजा नहीं आता था उस चीज में। The discourtesies to Mughal emperor hurted people's sentiment. The Mughal emperor Bahadur Shah was now an emperor by title only. उनको मेयर एक पपेट बना के छोड़ दिया था। कैसे? Lord Dalhousie announced that on king's death the successor have to leave Red Fort, जो उनका पैलेस था। राजा अगर ये मर गए तो राजा के बच्चों को छोड़ना पड़ेगा रेड फोर्ट। लेटर इन 1856 एक और जनाब आया, लॉर्ड कैनिंग, कनिंग नहीं, कनिंग तो थे, लॉर्ड कैनिंग। इट वॉज डन दैट द सक्सेसर वुड नॉट बी अलाउड टू यूज द इंपीरियल टाइटल द किंग। भाई ये तो बड़ी गलत बात है। अब थी, ठीक है ना। अवध एनेक्सेशन प्लेज मेजर रोल इन 1857 वॉर। अवध का जो एनेक्सेशन था बहुत अहम रोल प्ले किया इसमें। जो नवाब वाजिद अली शाह थे उनको मैं छोटे में बता दूं, इसीलिए हटा दिया, भाई तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं लग रहा है, नहीं तुम हट जाओ, हम करेंगे राज। अरे तब से चले आ रहे हैं, हटा रहे तुम। Plays major role in 1857 war. British now broke the promises and pledges done to ruling chief. अच्छा रूलिंग चीफ क्यों? क्योंकि मुगलों ने जिनको बोला था कि भाई तुम जाओ और वहां का एरिया संभाल लो, हर जगह तो राजा नहीं जा सकता ना, इंडिया तो बहुत बड़ा था, तो उसने लोग बाग बैठा दिए थे। अब वो लोग बाग धीमे धीमे अपने आप को कह दे रहे थे कि हम इंडिपेंडेंट है, अब हम आपकी बात नहीं मान रहे, या कुछ ऐसे थे कि डायरेक्ट नहीं बोल रहे थे हम आपकी बात नहीं मान रहे, लेकिन हाँ वो इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो उनको ताकत दी ब्रिटिशरों ने, उन्होंने उनसे वादे कर लिए कि नहीं तुम अपना काम करो, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे। तो उसमें जो इन्होंने प्रोमिसेस किए थे वो ये तोड़ना शुरू कर दिया इन्होंने। द एनेक्सेशन ऑफ अवध ऑन 7th Feb 1856 deposing Nawab Wajid Ali Shah on grounds of mismanagement. It all caused resentment among all the soldiers of British Indian Army who basically belonged from Awadh. आर्मी में भी एक डिसकंटेंटमेंट आया कि भाई ये क्या बात हुई, ये कौन सा ग्राउंड हुआ, ठीक है, और अगर है तो हम उसे संभालेंगे, आप कौन होते हैं आने वाले, चलिए कोई बात नहीं। इल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स नाना साहेब, नाना साहेब के साथ जो पेशवा बाजीराव टू के सन थे, एडॉप्टेड सन थे, नाना साहेब बीइंग एन एडॉप्टेड सन ऑफ एक्स पेशवा बाजीराव टू, डलहौजी रिफ्यूज्ड पेंशन टू हिम व्हिच कॉज्ड रिजेंटमेंट अमंग हिंदूज एंड नाना साहेब हिमसेल्फ। अच्छा किस ग्राउंड पे? कि भाई तुम ना पैसा दे रहे हो और झगड़े करा रहे हो,
They said that Nana Sahib sends money and instigate revolt in other parts of the country. बस कह दिया, कोई सबूतबाजी कुछ नहीं चलती थी, इतना होता ही नहीं था किसी के पास टाइम, क्या कुछ नहीं चलती थी क्या। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स, अब एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स क्या, एक्सक्लूजन ऑफ इंडियंस फ्रॉम हाई ऑफिसेज इन आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऊंची पद पे हमें नहीं रखा जाता था, ऊंचे पदों पे, ठीक है। ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम, फेलियर पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड फेलियर, पॉलिटिकल कॉजेज, पॉलिटिकल फेलियर जो रिवोल्ट ऑफ 1857 कराए हैं, ठीक है। मिसमैच बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन रिगार्ड ऑफ मैनर्स, कस्टम, हैबिट, इंग्लिश लॉज एंड इंग्लिश लैंग्वेज। भाई तुम जिस जगह से हो, तुम्हारे अपने कस्टम्स हैं, अपने ट्रेडिशन है, रीति रिवाज है, हमारे अपने। अब उसमें ये थोड़ी है कि एक सुपीरियर हो गया एक इंफीरियर। भाई तुम अपनी भाषा बोलते हो, हम अपनी भाषा बोलते हैं। अब दोनों भाषा में भाई हमारा हमारे में काम चल रहा है, तुम्हारा तुम्हारे में काम चल रहा है, तो एक भाषा सुपीरियर कैसे हो गई? क्यों? क्योंकि तुमको वो आती है, तुमने उसी में काम अपनी सुविधा से शुरू कर दिया, तो हमारी वाली भाषा क्या इंफीरियर हो गई? नहीं, गलत। लेकिन ऐसा ही हुआ। कंटेम्प्ट इन ब्रिटिश ऑफिशियल्स फॉर इंडियंस, बड़ा हम लोग को बड़ा नीचा देखते थे। क्यों देखते थे पता नहीं, पता नहीं क्यों देखते थे यार। कलर, क्रीड, कास्ट, ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। चलिए फिर रूमर्स फ्लोटेड दैट ब्रिटिश टर्म विल बी गेटिंग ओवर एज फ्रॉम बैटल ऑफ प्लासी। 1757 जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, उससे 1857 में 100 साल हो गए। तो एक रूमर था 100 साल सत्ता चलती है, 100 साल की सत्ता होती है, उसके बाद एक बदलाव आता है, तो बदलाव का समय आ गया है। तो ये हमारे हो गए पॉलिटिकल कॉज। क्या क्या हो गए? मिलिट्री कॉज क्या होगा? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया? डीवैल्यूड मुगल्स की प्रेस्टीज कम करना, लोगों को अच्छा नहीं लगा, आर्मी को अच्छा नहीं लगा। अवध एनेक्सेशन, अवध को कर लिया कब्जे में, क्या बोला? एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं कर रहे हो, मिसमैनेजमेंट कर रहे हो, ले लिया, वो भी अच्छा नहीं लगा। इल ट्रीटमेंट टुवर्ड नाना साहेब, क्या कि भाई पैसा भेज रहे हो इधर उधर, कोई प्रूफ नहीं, कुछ नहीं दिया, किस लिए पैसा भेज रहे हो? झगड़े के लिए, तुम झगड़े करा रहे हो। बस हमने कह दिया, बस हो गई, वही पत्थर की लकीर है, हाँ बात है, हाँ मर्जी, ठीक है। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स, इंडियंस को हमें अच्छी पोस्टों पे नहीं रखा, ठीक है, बड़ा नीचा देखते थे। हमारे कस्टम्स, रिलीजियस बिलीफ्स, हमारी जो चीजें थी उन सब, देखो कुछ तो हमारे गलत थे, वो भी आगे पढ़ोगे, लेकिन मेजरली जो चीजें थी हमको ओवरऑल वो नीचा ही देखते थे, हमारी भाषा को नीचा देखते थे, ठीक है। बट हम अभी भी उसको आगे लेकर के चले हुए हैं, नहीं चलना चाहिए। रूमर्स थे कि 100 साल में सत्ता चेंज होगी, तो वो समय आ गया। अब इसके बाद आ जाते हैं मिलिट्री कॉजेस। मिलिट्री क्या क्या कॉजेस हुए जिसने रिवोल्ट ऑफ 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कराया? मिलिट्री कॉजेस, लिमिटेड स्कोप ऑफ प्रमोशन एंड लो सैलरी ओनली फॉर इंडियंस। ज्यादा सैलरी नहीं मिलती थी, प्रमोशन का कोई स्कोप नहीं था, एक लिमिटेड दायरे तक आप जा सकते थे प्रमोट होके। ऑल हाई रैंक रिजर्व्ड फॉर ब्रिटिशर्स, नेटिव सोल्जर्स कुड ओनली बी प्रमोटेड टू सूबेदार और रिसालदार। क्यों भाई, हमारे अंदर एबिलिटी, हमें प्रमोट करो ना आगे तक। नहीं करेंगे, क्यों? हाँ बात है। इम्बैलेंस बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश ट्रूप्स। अब देखो इंडियन और ब्रिटिश ट्रूप्स में बहुत बड़ा एक इम्बैलेंस था। कहां? तो ड्यूरिंग डलहौजी इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी देयर वर 2,33,000 इंडियन सोल्जर्स, 2,33,000, और ये कितने हैं? मात्र 45,322। 2,33,000 इंडियन सोल्जर्स और 45,322 ओनली ब्रिटिश सोल्जर्स। कितना बड़ा गैप था, ठीक है। इसके लिए गुहार लगाई थी डलहौजी ने, बट फेल्ड इन इट। दिस स्ट्रेंथेंड इंडियन सोल्जर्स टू टेक अप अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ये कमजोरी उनको दिख गई, भाई तुम हमें परेशान करोगे तो हम भी तो तुम्हें, ठीक है। ट्रूप्स डिस्ट्रीब्यूशन डिफेक्ट, भाई ऐसे लाइट मूड में पढ़ेंगे, ऐसे करते करते पूरा चैप्टर ऐसे खत्म कर देंगे। इसको बस कान में लगा के सुन लेना जितने समय की वीडियो है। स्पीड फिर से मैं कह रहा हूं, अगर ज्यादा लग रही है तो धीमे कर लो, धीमे लग रही है तो जल्दी जल्दी कर लो, ठीक है। ट्रूप डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट, एट दैट टाइम इंग्लैंड वाज एंगेज्ड इन सेवरल वॉर, सेवरल नहीं, ठीक है,
At that time, England was engaged in several war outside India, like Chinese, Persian, and Iranian war. The troops in India were not properly distributed. Delhi and Allahabad had no British troops. सिर्फ वहां पे क्या था, ब्रिटिशरों ने आर्मी लगाई थी जिसमें सिर्फ इंडियन सोल्जर्स थे, खास करके दिल्ली इलाहाबाद में. ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ना, ठीक है. और जो मतलब जो ये वॉर चल रहे थे ना, चाइनीज, पर्शियन, इरानियन, उसमें इतना ये इंडल्ज हो गए थे कि डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं कर पाए, ठीक है. द ट्रूप्स इन इंडिया वर नॉट प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड. ये हो गया ब्रिटिश वर इन डिफिकल्टी एंड इट वाज नोन बाय इंडियन सोल्जर्स एंड दे रिकॉग्नाइज्ड इट टू बी अ करेक्ट अपॉर्चुनिटी टू गिव अ ब्लो, टू स्ट्राइक इट, ठीक है. पहचान लिया था उन्होंने, यहाँ ये कमजोर है, अभी काम कर सकते हैं भाई. ये थोड़ी है कि हमने कोई धोखा किया इनके साथ. धोखा क्या किया भाई? चलो एक चीज की गलती हो, दो चीज की गलती हो, सह लें. लगातार सालों साल तुम हमें प्रताड़ित करते रहो, तो तुम्हें सारे हक है, हमें कोई हक नहीं है रिटेलिएट करने का. चलो, सोशल गैप बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन सोल्जर्स. Experienced and well-skilled Indian fighters soldiers were treated as mere servants. भाई पहले ये होता था कि हाँ हम सैनिक हैं, हम लड़ाके हैं, और उनसे तुम काम क्या करा रहे हो, मेयर सर्वेंट वाले. उनको लगता था हम जिस चीज के लिए बने हैं हमें उससे कम आंक रहे हैं. तो एक वो भी एक प्रेस्टीज की बात भी आई थी. तो एक सोशल गैप था ब्रिटिश और इंडियन सोल्जर्स का, हमें बहुत नीचा देखा जाता था. बंगाल आर्मीज डिसकंटेंट. द सोल्जर ऑफ बंगाल आर्मी वर राजपूत एंड ब्राह्मण ऑफ अवध. दे वर हाई कास्ट. अच्छा, अब ये जो मिसनोमा है, ये बंगाल आर्मी, ठीक है, बंगाल आर्मी. क्यों भाई? अगर बंगाल आर्मी है तो बंगाल में तो हर तरीके का बंदा रहता था ना उस समय भी. अब उस समय जात पात बहुत थी तो सबको इक्वली रिप्रेजेंट करना चाहिए था, लेकिन उस समय हाई कास्ट यानी कि कौन, राजपूत और ब्राह्मण ही थे उसमें, ठीक है. अब इससे हुआ क्या, 1839-1842 में जो एंग्लो अफगान वॉर हुआ, दे हैड टू क्रॉस सिंधु, रिवर सिंधु, एंड गो आउटसाइड व्हिच वाज फॉरबिडन इन देयर रिलीजन. भाई कहते थे ना, 7 समंदर पार गए और इधर जात गई. जब वो वापस आते थे बहुत सारे पनिशमेंट होते थे, उनको बड़ा अलग सा देखा जाता था. तो इस वजह से in 1844 they asked for extra allowances for such outings. बहरहाल बात ये थी कि इस वजह से उनके अंदर डिसकंटेनमेंट था, क्योंकि उनको सिंधु रिवर पार कराई जा रही थी एंग्लो वॉर के. अच्छा, कुछ इधर का, इसके बाद के कुछ पॉइंट मैंने छूट गए थे तो इधर लिख दिए. ब्रिटिश लॉस्ट प्रेस्टीज इन अफगान वॉर. ब्रिटिश लॉस्ट इन फर्स्ट अफगान वॉर, ठीक है. नॉट ओनली द लॉस ऑफ लाइफ एंड वेस्टेज ऑफ मनी बट इट ऑल्सो एक्सपोज्ड देयर वीकनेस. फिर वही बात, तुम हमें परेशान कर रहे हो तो हम भी तो तुम्हें परेशान करेंगे, ठीक है. जहां पे वीकनेस दिख रही है, तो दिस वीकनेस वाज आइडेंटिफाइड बाय इंडियन सोल्जर्स एंड दे वर रेडी टू चैलेंज द ब्रिटिशर्स. फिर जो इमीडिएट कॉज था वो था एनफील्ड राइफल्स. देखो, पढ़ लेना दोबारा से एक बार, ठीक है. द इमीडिएट कॉज क्या थे? एक राइफल थी, उन्हें चेंज करके दूसरी राइफल ला दिया गया था. ब्राउन बेस गन्स थी, नाम है भाई, ब्राउन बेस गन्स, उसे चेंज करके एनफील्ड राइफल्स ले आई गई थी. अब इस वजह से एक क्या हुआ, एक डिसकंटेंटमेंट उनके में आया, सोल्जर्स में. क्यों आया? उसकी वजह ये थी, जो उसका कार्ट्रिज था, किसका, नई वाली का, एनफील्ड राइफल्स का, उसकी कार्ट्रिज में ऐसा कहते हैं कि उसमें ग्रीसिंग थी, किसकी, फैट की. अब वो फैट किसका था, काव का और पिग का. हिंदुओं के लिए सेक्रेड है काव, उसको हटाना पड़ता था मुंह से. और मुस्लिम्स अनक्लीन मानते थे, नापाक, अपवित्र मानते हैं सुअर को. तो ये तो बहुत बड़ी चीज थी. अब ये जो खबर थी ये फैली, बहुत तेजी से फैली है, वाइल्ड फायर हो गई है, मतलब वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड हुई. द होल बंगाल आर्मी पैनिक्ड अपॉन इट. तो ये हो गया क्या, इमीडिएट कॉज ये था, ठीक है. दिस वाज द इमीडिएट कॉज, एनफील्ड राइफल्स वाला. फिर जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ये आया. इसमें ये कहा गया था मोटे मोटे तौर पे कि अब कोई भी बंगाल आर्मी का जो पर्सनल है, पर्सनल मतलब जो उसका सैनिक है,
उसे इंडिया में कहीं भी पोस्ट किया जा सकता था या इंडिया के बाहर कहीं भी पोस्ट किया जा सकता था, हमने अभी देखा था। ठीक है, हिंदुओं के लिए तो भाई 7 समंदर पार वाली बात, और इंडिया में कहीं भी पोस्ट कर दिया तो ये एक क्या था, ये उनके अंदर स्ट्रेसफुल एक डिस्ट्रेस पैदा कर रहा था उनके माइंड में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो उन्होंने हमारा किया। पी हमारा क्या हो गया, पी हो गया, एम हो गया, अब हम कर रहे हैं ई। ठीक है ना, प्रेम को हम कॉन्सिक्यूटिवली ना चल के, क्रोनोलॉजिकली ना चल के, हम पहले हमने कर लिया पॉलिटिकल फिर मिलिट्री, अब हम आ रहे हैं एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन पे। तो क्या हुआ, डैमेज टू इंडियन ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट। अब यहां पे समझो भाई, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेड हो रहा है, तुम यहां से यहां चीजें ट्रेड कर रहे हो, ये यहां से यहां चीजें ट्रेड कर रहा है, चलो इस बात सही लग रही है। लेकिन इंडिया और ब्रिटिशरों में क्या था, इंडिया और ब्रिटिशर्स के बीच में जो इंडिया से माल जाता था उधर तो ये लगा रहे थे 100-150 रुपए का टैक्स, और उधर का जो माल आ रहा था इधर उस पर लगा रहे थे 2 रुपए टैक्स। तो वो ज्यादा फ्लरिश करेंगे ना, हमारा तो ट्रेड और जो इंडस्ट्री है वो तो ठप हो जाएगी। तो वो तो अपना यहां पे चीजें भेज रहे थे और कम से कम ड्यूटी और कम से कम टैक्स लगा के खूब बिकवाली कर रहे थे। हमारी चीजें जब यहां से वहां जा रही थी तो वो खरीदते ही नहीं थे, क्योंकि एक तो उसका हमारा दाम, जो हमारी लागत आती थी, हमारा जो प्रॉफिट होता, फिर वो जो टैक्स था, कहां 2 रुपए और कहां 100-150 रुपए का अंतर। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, पढ़ लेते हैं चलो एक बार इसे। दे नोइंगली हार्म्ड इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट। Britisher goods were imported to India at a nominal duty, whereas heavy duties on silk and cotton textiles were imposed on Britain, which destroyed the Indian industry. फिर depletion of cultivator, सबसे ज्यादा हालत खराबों में से किसान था, बहुत हालत पतली थी। देखो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट कहां था ये याद रखना, महालमारी सिस्टम, और बाकी जगह ये कहां खुद से वसूली करते थे। परमानेंट सेटलमेंट इनके बारे में डीप में अभी नहीं जा रहे हैं इस बार। परमानेंट सेटलमेंट 1793 गेव जमींदार द एब्सोल्यूट पावर व्हिच ड्रेन्ड आउट कल्टीवेटर। हालत पतली हो गई थी। अब ये कहां थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। मैंने कैसे याद किया था, बॉब, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, उड़ीसा, बिहार। ठीक है, नाउ दे कुड इजेक्ट कल्टीवेटर। अब वो क्या कर, पहले पनिशमेंट वगैरह मिलते हैं, अब क्या करता है, उठो भाई जाओ, तुम्हारी गई, तुम्हारी जमीन अब तुम्हारी नहीं, हमारी हो गई, हम किसी को भी दें। ठीक, मर्जी। ठीक है, महालवारी सिस्टम इन गैंजेटिक प्लेन, सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब रीजन। परमानेंट सेटलमेंट कहां था, बॉब में। ये कहां है, गैंजेटिक प्लेन, सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब रीजन। अच्छा, ये जो है ना, इसे याद करने के लिए इंडिया का मैप याद रखा करो। अच्छा, ये गैंजेटिक प्लेन में हो गया, सेंट्रल इंडिया में हो गया और पंजाब रीजन में हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे, मुंबई एंड सदर्न पार्ट्स ब्रिटिश ऑफिशियल्स कलेक्टेड द रेवेन्यू स्ट्रिक्टली। ये खुद वहां पे करते थे वसूली। फार्मर्स वर मेड टू बोरो फ्रॉम मनी लेंडर्स, और मजबूर कर दिया जाता था फार्मर्स को कि वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, खूब ज्यादा ब्याजों पे पैसा लें। चुका बातें नहीं थे भाई, हालत पतली रहती थी इनकी। इंडिगो कल्टीवेटर फेस्ड इन ह्यूमन ट्रीटमेंट। अब ये वाला और ये वाला जो है ये लगभग सेम है, लेकिन तब ये मोटे मोटे तौर पे बता दूं क्या होता था भाई। 2 तरीके की क्रॉप होती है, मतलब मुख्य तौर से फूड क्रॉप और कैश क्रॉप। कैश क्रॉप वो होती है आपने यहाँ पे उगाई फसल और उसे बेच दिया, उससे आपको पैसे मिल गए। लेकिन इंसान किससे जीता है, हवा खाते हैं हम नहीं ना, हम क्या भाई, हमें भी फूड चाहिए। तो कुछ तो आप फसल ऐसी उगाओगे जो कि आप खाओगे, उसे उसकी फसल से जो निकलेगा अनाज वो से आप खाओगे, जो भी प्रोड्यूस होगा, या फिर उसको देश को दोगे, देश उसी से तो चलेगा, वही तो खाएगा। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे, इनको हमारे खाने पीने से कोई मतलब नहीं था, ये सिर्फ वही फसल उगाने को कहते थे जिससे इनको फायदा होता था, कैश फ्लो होता था। इंडिगो कल्टीवेटर फेस्ड इन ह्यूमन ट्रीटमेंट इन 1833 Englishmen were allowed to settle as planters and acquired lands. उन्हें बोल दिया, उनको परमिशन दे दी कि अब तुम आके यहाँ पे प्लांटर बन जाओ, जमीन अधिग्रहण कर लो। They forced peasants to cultivate cash crop of their choice and nothing else. जो वो चाहते थे वो उगवाते थे, जरूरत से कोई मतलब नहीं था। If they resist, their houses were burnt. Their houses were burnt, और their houses were burnt, और उनकी फसल वगैरह भी एकदम प्लंडर कर दी जाती थी।
और पिटाई होती थी, दे वर बीटन ऑफ, ठीक है, बड़ा गलत व्यवहार होता था। आगे बढ़ते हैं, इंडिया बिकेम एज एग्रीकल्चर कॉलोनी ओनली। तो यहाँ पे इंडिया एक एग्रीकल्चर कॉलोनी बनकर रह गई थी ब्रिटिशरों की। आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया वाज केप्ट एज एन एग्रीकल्चरल कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। British extracted raw material from India to fulfill its demand. Bihar, Bengal and Awadh were forced to produce export crop. फोर्स किया जाता था बिहार, बंगाल, अवध को कि वो जूट, ओपियम, इंडिगो उगाएं, ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल का हम एक्सपोर्ट के एक जरिए बन गए थे एग्रीकल्चर, ठीक है, बोल ही रहा एग्रीकल्चर कॉलोनी। अब एक आया इनाम कमीशन 1852, इनाम कमीशन आया 1852 में। इसमें क्या हुआ, इसमें उन्होंने बोला अपना टाइटल दिखाइए, आप किस हक से इस जमीन के मालिक हैं। अच्छा, पुराने जमाने में क्या होता था, जब बादशाह राजा वगैरह होते थे और उनको हाँ भाई तुम बड़े अच्छे लगे, जाओ 10 बीघा जमीन दे दी, इतने एकड़ दे दी, इतने डिसमिल कट्ठा, जो भी जो चलता है वो दे दिया उनको, ठीक है, पुराने जमाने में चलता था। अब ये थोड़ी है राजा की बात को कोई काटेगा, उस समय थोड़ी देर आप तहसील में जाके खड़े हो रहे हो, फोटो खिंचा रहे हो, कुछ नहीं था, वो उनके रिकॉर्ड में होता था। मतलब कहने का ये कि रिटन एविडेंस नहीं थे, और अगर थे भी तो वो पैसेज ऑफ टाइम के साथ खराब हो गए थे या खो गए थे। ये कहते थे आप दिखाइए टाइटल डीड आपके हक से हैं। तो क्या हुआ, दे डिमांडेड लैंड ओनर्स ऑफ लार्ज स्टेट टू प्रोड्यूस देयर टाइटल डीड्स। They, due to passage of time, pleaded that they are unable to do so. हम नहीं पेश कर सकते हुजूर। Government rejected the plea. उससे मतलब नहीं है तो तुम मालिक हो, अगर नहीं है तो हटो। कई सारे जमींदार, कई सारे लैंड ओनर्स भिखारी बन गए। Discontentment was there in the people, ठीक है, लगभग 20,000 स्टेट्स कॉन्फेस्केट की थी गवर्नमेंट ने। फिर proud aristocrats, talukdars, landed gentry were reduced to beggary and in misery. They were left in misery, land annexations. फिर आते हैं हम फैमिन पे। लगातार फैमिन तो आ ही रहे थे, 1837, 1838 का भी आया। अब गरीबी वैसे ही थी, प्रॉब्लम्स वैसे ही बहुत ज्यादा थी कि एक फैमिन और लगातार प्रॉब्लम्स बन के सामने खड़े हो जा रहे थे। When life was hard in normal conditions, famine made it more troubling. 1837-38, famine forced people to desert their villages and wander in search of food. People disposing their lands, cattle, household to procure food. लोग बाग अपनी जो belongings थी, अपनी चीजें थी, वो बेच रहे थे सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए। माएं अपने बच्चे बेच दे रही थी कि इस बच्चे को कहीं और जाएगा तो वहां पे कुछ खाना मिल जाएगा और हमें भी कुछ खाने को मिल जाएगा। ऐसी कंडीशन हो गई थी। बट गवर्नमेंट सीम्ड लेस वरीड टू एक्ट अपॉन इट। उनको सिर्फ एक ही चीज चाहिए था, ये भाई इंसानियत के तौर पे ये लॉजिक से परे है, बट मज्जी। लाइवलीहुड लॉस, आर्टिसंस क्राफ्टमैन लॉस्ट जॉब ड्यू टू नो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम। पंडित मौलवीज लॉस्ट जॉब ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। मोर पीपल लॉस्ट लाइवलीहुड ड्यू टू एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन उन्होंने इस तरीके से हमारा किया, और इन सब चीजों से हमें तहस नहस करने के लिए दे डिडंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। अब ज्यादातर उन्होंने जानबूझ के किया, कुछ उनकी फितरती ऐसी थी कि गलती उनसे होती ही होती थी, हमसे ज्यादा उन्हें कोई मतलब नहीं था। अब आ जाते हैं रिलीजियस सोशल कॉजेस पे, ठीक है, हमने कर लिया PEMR कर रहे हैं हम प्रेम में से, ठीक है, प्रेम प्रेम में बार बार इसलिए बोल रहा हूं याद हो जाए, ये कॉजेस हैं इसके, ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर हम करते हैं रिलीजियन सोशल कॉजेस, रिलीजियस एंड कस्टम्स ऑफ पीपल हिंडर्ड बाय लॉ। अच्छा, यहां पे क्या होता है, बहुत सारी हमारी कुप्रथाएं थी। कुप्रथाएं मतलब जो सही नहीं थी, जैसे कि सती, हैं, इन्फेंटिसाइड, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी। कुछ सही भी था, कुछ सही नहीं भी था। देखते हैं क्या है। रिलीजियस कस्टम्स ऑफ पीपल हिंडर्ड बाय लॉ एक्ट 1850 इंटरफेयरिंग हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी enabled the convert from Hindu
टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ फादर। इस एक्ट के तहत क्या था, अगर हिंदू से आप किसी और उसमें जाते हैं कास्ट में, तो आपको हक होगा अपने फादर की प्रॉपर्टी इनहेरिट करना का। लेकिन अगर आप किसी और से हिंदुइज्म में अडॉप्ट करते, हिंदुइज्म को अडॉप्ट करते हैं, तो आपको यह हक नहीं होगा। यह कौन सा लॉजिक है भाई? यू गेटिंग द पॉइंट? तो दिस वॉज रॉन्ग, ठीक है। इट हर्टेड हिंदू सेंटिमेंट्स, न्यू टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन टेंपल्स, मॉस्क, ठीक है, नए नए टैक्सेस लगा दिए गए टेंपल्स, मॉस्क पे। सम सोशल इविल्स वर आल्सो टारगेटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये अच्छी बात थी। लाइक ए सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड, बच्चे को भ्रूण हत्या कर देना अगर बेटी है तो। विडो रीमैरिज एक्ट 1856 वाज आल्सो अ प्रोग्रेसिव मेजर। भाई ये तो कोई बात नहीं है कि अगर कोई विडो है तो उसको आगे जिंदगी जीने का हक नहीं है, तो विडो रीमैरिज एक्ट, ठीक है। तो ड्यू टू दिस पीपल रेज अलार्म दैट द रिलीजन वाज इन डेंजर। भैया इन सब वजह से ये हो गया, हमारा धर्म खतरे में है, ठीक है। और मैंने उधर बोल दिया था कि हिंदुइज्म से किसी और कास्ट में जाता है, किसी और रिलीजन को अगर वो अडॉप्ट करता है, तो समझ लेना, ठीक। पीपल फेयर्ड मास कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी। हाँ, स्कूल सेटअप बाय क्रिश्चियन मिशनरीज वर मेड टू इंट्रोड्यूस टीचिंग्स ऑफ क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स। ज्यादातर उनका जो झुकाव था वो ये था ज्यादातर क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने में। इंट्रोडक्शन ऑफ बाइबल इन क्रिश्चियन एज वेल एज गवर्नमेंट स्कूल्स, इवन प्रिजनर्स वर प्रीच्ड इन क्रिश्चियनिटी। हाँ भाई खाली बैठे हो, आओ तुम्हें बाइबल, आओ सुनाए तुम्हें बाइबल। नहीं, ये क्या था, जबरदस्ती वाली बात नहीं होनी चाहिए, जिसको जो अडॉप्ट करना है। ऑल दीज एक्टिविटीज, क्रिश्चियन एक्टिविटीज अलार्म्ड बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं पॉइंट भी, ये रिलीजियस कॉजेस पढ़ रहे हैं, बार बार इसे पीछे का याद दिला देता हूं कि थोड़ा दिमाग ट्रैक पे रहे। ये रिलीजियस कस्टम्स पढ़ लिया हमने, मास कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड इंडियन वर ट्रीटेड विद डिसरिस्पेक्ट एंड इंसल्ट। डिसरिस्पेक्ट और इंसल्ट से हमें ट्रीट किया जाता था। इंडियंस ऑफ व्हाटएवर रैंक हैव टू ग्रीट ब्रिटिशर। घोड़े से उतर के, आपकी अगर रैंक कुछ है, कोई भी रैंक है आपकी, अच्छी रैंक है मान लो, और आपसे नीचे वाला ब्रिटिशर अगर आ रहा है तो आपको उसको ग्रीट करना पड़ेगा घोड़े से उतर के, ठीक है। ये तो सिर्फ एक चीज है, बहुत सारी चीजें थी। इंडियंस ऑफ व्हाटएवर रैंक हैव टू ग्रीट ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर कैन इंसल्ट, ह्यूमिलेट एंड इवन किल देम, किल अस। इंग्लिश एजुकेशन फियर, इंग्लिश एजुकेशन का भी फियर था। Many schools and institutions were established by Britishers at that time. The shift from Oriental education to British education was not well received by people. जो ओरिएंटल, जो पुरानी एजुकेशन सिस्टम था, उससे जो वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ आ रहे थे, इन्होंने देखो भाई, तब्दीली होती है तो आदमी को धीमे 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 बदला जाता है, समझा के बदला जाता है, उसके भले के लिए बदला जाता है। या ये कह दिया जाता है कि ठीक है, ये चीजें जो तुम्हारे में अच्छी हैं तुम इसको रखो, और ये चीजें जो यहां से तुम अच्छी ले सकते हो उसको ले लो। बट ओरिएंटल एजुकेशन से जो ब्रिटिश एजुकेशन की तरफ जो बढ़े, जो कन्वर्जन हुए, कन्वर्जन मतलब जो आगे बढ़े, ये इसके लिए ये समाज ने इसे अच्छी तरह नहीं लिया उस समय के लोगों ने। Instead was not well received by people. Instead was seen as an attempt to discourage Hindu and Islamic teaching. सब कहने लगे कि भाई ये तो हिंदुइज्म और इस्लामिक की टीचिंग को अपोज करने के लिए ये किया जा रहा है। वेस्टर्न एजुकेशन के भी कुछ पॉजिटिव पहलू हैं, ऐसा नहीं है। रेलवे एंड टेलीग्राफ इंट्रोडक्शन। अब रेलवे एंड टेलीग्राफ इंट्रोडक्शन वाज टेकन एज दे ब्रेक सोशल ऑर्डर एंड कास्ट रूल। देखो कैसे, कास्ट इंटरफेरेंस एज एन रेलवे ऑल कास्ट आर मेड टू सिट टुगेदर। भाई ये गलत बात थी हमारे यहाँ, ये हुआ, ये अच्छी, ये जो इन्होंने किया अच्छी चीज हुई। भाई कास्ट वास्ट कुछ नहीं होता, ऊंच नीच कुछ नहीं होती, सब लोग एक हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि पहले के जमाने में एक ऊंच नीच जात वाला इकट्ठे नहीं बैठ सकता था, उनके हिसाब से था ऊंच जात नीच जात। अब ट्रेन में, रेलवे के डब्बों में सब इकट्ठे बैठने के लिए फोर्स किए जाते थे। ये जो चीज थी was taken as they break social order and caste rule.
फिर रूमर्स भी थे रिगार्डिंग टेलीग्राफ पोल के दैट दे वर मेड सो एज टू हैंग पीपल हु अपोजेस द गवर्नमेंट। ठीक है, बस ये हम पढ़ चुके थे। तो यहां पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है नहीं, इस चैप्टर का आगे का हिस्सा मैं अभी और अपलोड करूंगा। यहां पे एक बड़ा हमने पोर्शन कर लिया प्रेम, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कॉजेस, किसके? रिवोल्ट ऑफ 1857 के। इसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें, स्टडी लॉजिकल को देखते रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट जरूर करें। ठीक है, मुझे मालूम है मैं लगातार नहीं डाल पा रहा हूं किसी कारणवश, तो आपको कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर वीडियोस दूं। तो साइनिंग ऑफ, आप लोग हमारे साथ बने रहें, अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।